बेटा ये ना स्लाइड, इसमें स्लाइड्स जो बनी हुई वो आगे नहीं बढ़ रही, जरा प्लीज बताओ कैसे बढ़ेंगी। शो तो हो रही है। वीडियो कॉल करती हूँ मैं। हाँ ठीक है सर, मैं 2 मिनट के लिए अपना कैमरा बस ऑफ कर देती हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं मैम, आप आराम से कर लीजिए। हाँ बेटा देखो, ये स्लाइड शो तो आ गई है। हाँ। इसको जो प्ले कर, प्ले नहीं हो पा रही, किससे होनी है प्ले? हाँ पीपीटी कहाँ है? मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करो, इसको पूरे पूरे को। हाँ हाँ पीपीटी कहाँ दिख ही नहीं रही इसमें। अच्छा जो अभी बनाई थी इन्होंने? जी जी बनाई हो। बनाई कहाँ बनाई बेटा? ये भारतीय ये इस पे करी थी, एक इस पे करी थी। हाँ ये करी थी ना मिनिमाइज, यहाँ से मिनिमाइज तुम्हें अलग से देनी पड़ी ना तुमको बेटा। हाँ। नहीं यहाँ से तो बढ़ जाएगी, इस संग में नहीं बढ़ रही ना। एक सेकंड, इसको यहाँ लाना पड़ेगा ना, इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। जैसे तुमने गूगल पे डेक पर रखी, इस पे सेव करके यहाँ लेंगे। शेयरिंग में अब आ जाएगी। अब आएगी, करो एक मिनट करो। अच्छा यहाँ तो बढ़ रही है जी मैम, मूव होने लगी मैम, होने लगी है। अच्छा तो फिर मुझे शॉर्ट करना होगा, तो फिर कैसे होगा? हाँ अब आ जाएगी। ठीक है। अब इसको खोल के अपना बोलिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा तो ऑन है। अच्छा फिर कहाँ दिखेगा? कैमरा ऑन करो। अच्छा अब देखिए मेरी ये आगे बढ़ानी होगी तो इससे, अब मेरी स्लाइड आगे बढ़ रही है आगे। ओके, और मेरा कैमरा मैं दिख रही हूँ, मेरी आवाज एकदम ठीक है मैडम। अच्छा ओके ठीक है बेटे। अब शायद अब ये से होता रहेगा, अब तो मुझे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब आप शुरू करें। जी जी थैंक यू सो मच मैडम। बड़े ही हर्ष का विषय है कि मालवी मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ और धर्म समाज कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में ये एनईपी ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम जो कि 8 दिवसीय कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है। इसके छठे कार्य दिवस में मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं संयोजक हूं इस कार्यक्रम का। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह, डीएस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं बीएड विभाग में। आज छठे दिन के इस प्रथम सत्र में हमारी जो रिसोर्स पर्सन है वो है प्रोफेसर सारिका वाशने जी, जो कि प्रोफेसर चेयरपर्सन हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। मैडम का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 22 वर्ष का, और अगर शुरुआत से हम बात करें तो आप एमए में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ 99 में मैडम ने क्वालिफाई किया और मैडम का पीएचडी का टॉपिक था कंट्रीब्यूशन ऑफ घनश्याम टू संस्कृत लिटरेचर। इसके अलावा मैडम ने काफ़ी सारी किताबें लिखी, जिनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा, जिनमें से प्रमुख हैं दलित कैरेक्टर्स ऑफ संस्कृत रूपक, उसके बाद में महाकवि घनश्याम एंड हिज लिटरेचर, उसके बाद है द इंटेलेक्चुअल जेम्स, उसके बाद है पुराने इतिहास दर्पण और वेनुरव। ये कुछ पुस्तकें हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शोध पत्रिकाएं होती हैं उसमें अनेकों पेपर्स मैडम के प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही साथ मैडम ने एनपीटीईएल का एक कोर्स भी डेवलप किया है जिसका नाम है पोएटिक एंड प्रोसिडी। 2025 का ये कोर्स है। काफी सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैडम ने कार्यशालाएं आयोजित की हैं और व्याख्यान देती रहती है मैडम। मुझे भी इस बात का सौभाग्य है कि मैंने भी 2-3 बार मैडम को सुना है अच्छे से।
5 शोधार्थी अपने शोध कार्य मैडम के अंडर में पूर्ण कर चुके हैं और 4 अभी अध्ययनरत हैं। इसके अलावा उन्होंने एमफिल डिसर्टेशंस को भी गाइड किया है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही हम लोगों के लिए अर्थपूर्ण और ज्ञान से भरा हुआ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैम कि आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्ते सभी को। और आपने काफी कुछ बताया मेरे बारे में, थैंक यू। और अभी तो मेरा ज्ञान अर्जन चल ही रहा है सर। ये तो देखिए ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, हमें करना ही है। असल में मैं जो लेक्चर देती हूँ वो मैं संस्कृत विषय में हूँ और संस्कृत विषय के होने की वजह से संस्कृत के अंतर्गत जो हम भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य विषय हैं उनको लेना चाहते हैं और उनको आपको व्याख्यान करना चाहते हैं। तो मेरी जो भाषा है वो मूल रूप से हिंदी रहती है। कहीं कहीं तो मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश में हम लोग का नहीं होता है। तो यदि किसी को इंग्लिश में ही सुनना हो तो वो ट्रांसलेट बाद में कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं समझती हूँ काफी जो आप लेक्चरर्स हैं सभी लोग हिंदी मतलब हिंदी को जानने वाले होंगे। Am I right? कुछ बोलते रहे साथ में तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं शुरू करती हूँ भारतीय ज्ञान प्रणाली से। भारतीय ज्ञान प्रणाली विश्व की प्राचीनतम ज्ञान परंपराओं में से एक है और इसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र, महाकाव्य, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, भाषा विज्ञान, ज्योतिष, योग, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, राजनीति शास्त्र, वास्तुशास्त्र, आख्यान यानी कथाएं, संगीत आदि का समावेश होता है। यह केवल सैद्धांतिक ही नहीं है। यदि हम ये समझें कि केवल सिद्धांत रूप में लिखी हुई है तो सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण शैली है। ज्ञान का उद्देश्य आत्म विकास है, संतुलित जीवन है और लोक कल्याण की भावना। तो सबसे पहले हम चलेंगे ज्ञान के मूल स्रोत। वेद, आप सभी ने नाम सुना होगा, वेद 4 हैं। तो मूल स्रोत यानी जो हम जहां से हमें सबसे पहले ज्ञान सीखने को मिला और जो ज्ञान की उत्पत्ति के सर्वप्रथम कारण कहे जाते हैं वे हैं, देखिए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सुरेंद्र जी, मेरा बस ये कहना है कहीं कोई पीपीटी ना दिखे तो प्लीज जरूर बता दें, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर जो भी हो, ताकि मैं उसको सेट कर लूं। वैसे सेट है, शायद सबको दिख रहा होगा मेरा पीपीटी। तो ज्ञान के मूल स्रोत वेद हैं, 4 वेद हुए। फिर इसके बाद वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो ये वैदिक साहित्य का ये पार्ट है, वेद, ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आरण्य ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ के बाद उपनिषद और वेदांग, है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ शुरू में मैं इसको आपको जो प्रमुख हैं उनके नाम देना चाहती हूँ। ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण, षड्वेश महाब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण और जैमिनी आर्षीय ब्राह्मण, जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। ये मैंने आपको 16 प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों की एक सूची दी है। ये ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों की ब्रांचेस, यानी कुछ ऋग्वेद, ऐतरेय, शाखायन और ये आपके ऋग्वेद के हैं, शतपथ ब्राह्मण, तैतरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के हैं, बाकी तांडे से लेकर के 15 यानी जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण तक सामवेद के ब्राह्मण हैं और गोपथ जो ब्राह्मण है यह है अथर्ववेद का है। अब इसके बाद हम देखते हैं आरण्य ग्रंथ। ये चारों वेदों से तो पहले ब्राह्मण ग्रंथ,
फिर आरण्यक, देखिए आरण्य ग्रंथ प्रमुख ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, बृहद आरण्यक, तैतुरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक और तवलकार आरण्यक। फिर इसके बाद आता है उपनिषद। तो देखिए उपनिषद ग्रंथ, प्रमुख उपनिषद ग्रंथों के ही मैंने यहाँ पर नाम लिए हैं। ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। अब इसके उपरांत वेदांग। तो वेदांग क्या है? वेद के अर्थों को पढ़ने का माध्यम। जैसे वेद लिखे हुए हैं लेकिन वेद के अर्थों को कैसे पढ़ा जाएगा? तो वेदांग, जैसे हमारा ये शरीर है और इस शरीर में हमें खाना खाना है हाथों से, मुंह से, है, और चलते हैं पैरों से, हम श्वास लेते हैं नासिका से, तो ये हमारे क्या हुए? अंग हो गए। ऐसे ही हमें वेदों का अर्थ कैसे होगा ज्ञात? तो वेदों का अर्थ ज्ञात करने के लिए, उनको पूर्ण रूप से समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता होती है। तो वेद, देखिए छंदः पादौ तो वेदस्य, ये कभी कभी नेट वगैरह के एग्जाम में भी जो श्लोक मैंने दिया हुआ है ये पूछ लेते हैं, छंदः पादौ। तो छंदः पादौ बीच में से गायब कर देंगे या पादौ देंगे, रिक्त स्थान में छंद लिखना होगा ऐसे, इसलिए मैंने स्लाइड में ये पूरा बना दिया है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर निरुक्तं श्रोतुम् उच्यते। शिक्षाग्रहणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगम अदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो यहाँ देखिए वेदस्य, वेद के, तो यहाँ वेद के कैसे? वेद को एक पुरुष के रूप में मानना, तब हम समझ पाएंगे कि छंद उसके पैर हैं, कल्प उसके हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त कान है, शिक्षा नाक है और व्याकरण मुखम स्मृतम, व्याकरण को मुख कहा जाता है। देखिए ज्योतिष के बारे में जैसे छंद, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण आप लोग सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो आज के समय में जो ज्योतिष जो शब्द है ये बहुत सुनने में आता है। ज्योतिषी, ज्योतिष, तो कुछ लोगों की एक भ्रांति है कि ज्योतिष मतलब पाखंड है या कुछ भी उसके बारे में वो कहते हैं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है। तो ज्योतिष हमारी जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके ऊपर स्थित होती है, इसलिए ज्योतिष को यदि किसी को नहीं आता है ज्योतिष और वो कुछ भी बता देता है वो एक अलग मैटर है, लेकिन सच में वेद पुरुष का जो नेत्र है वो ज्योतिष है। जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं और यदि हमारी आंखें नहीं हो तो सोचिए बिना आंखों के कैसे जीवन होगा। तो ज्योतिष नेत्र है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद दर्शन शास्त्र, यानी जो वैदिक है, वैदिक साहित्य, उसमें ही इसके उपरांत जो शास्त्र परंपरा आएगी उसमें दर्शन शास्त्र हमारी ज्ञान प्रणाली का मूल स्रोत है। दर्शन शास्त्रों को भी आस्तिक और नास्तिक इन दो भागों में हम बांटते हैं। आस्तिक में आपका न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, सांख्य और योग। योग दर्शन आजकल सबको आता है, सब सुनते हैं, योग अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। बाकी मूल तत्व अन्य है ना। तो जैसे योग सबने सुना है, ऐसे ही नास्तिक जो हमारे दर्शन शास्त्र है उसमें है चारवाक, जैन, बौद्ध। तो बौद्ध आप जानते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग बौद्ध कहलाए जाते हैं। जैन सुनते ही हैं, जैन परंपरा को जो मानने वाले हैं जैन। चारवाक लोग, चारवाक जो दर्शन है उसमें माना जाता है कि कोई, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद किसने देखा है, कौन रहेगा, जिसको जो करना होगा करेगा, वो चारवाक, यानी वो मरने के बाद, जैसे मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसको नहीं मानते हैं। बाकी जो आस्तिक दर्शन है हमारे, वो ईश्वर को मानते हैं और मृत्यु उपरांत पाप पुण्य सबको मानते हैं। नास्तिक दर्शन वाले इसको नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं वे लोग। तो दर्शन शास्त्र हमारी ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत है। अब देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख ग्रंथ।
जो मैं आज आप लोगों को टॉपिक बताऊंगी और विशेष रूप से उसकी व्याख्या करूंगी, उसको समझने से पहले आपको अपनी विशाल ज्ञान परंपरा के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए शुल्ब सूत्र, मैंने यहाँ पे वेद, वेदांग, आरण्यक, इन सब के बाद वो सब तो है ही, मूल स्रोत हैं। उन मूल स्रोतों से क्या क्या हमारे और ग्रंथ निकले हैं, उसकी एक सूची मैंने आप सभी के लिए बनाई है। शुल्ब सूत्र, जैसे अभी एक पीपीटी में आपने देखा कि कल्प, जो कल्प है इसी के अंतर्गत सूत्र साहित्य शुल्ब सूत्र आते हैं। तो जो भी हमारे माप, यानी जो भी आप मापते हैं, जैसे घर बनाना है तो घर के माप अलग है, हर चीज की एक एक इकाई है, तो शुल्ब सूत्र के द्वारा हमारी मापन प्रणाली का ज्ञान होता है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, ग्रामर का जितना भी, व्याकरण का जितना भी ज्ञान है वह मूल रूप से पाणिनि के अष्टाध्यायी। पिंगल का छंद शास्त्र, व्यास भाष्य, आर्यभट्ट का आर्यभट्टीय ग्रंथ, यानी गणित का जो सिद्धांत है वह आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय ग्रंथ में मिलता है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फोट सिद्धांत, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले विश्व धरोहर के रूप में माना जा रहा है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता। तो अगला है धनुर्वेद संहिता वेद व्यास जी का, महावीर का गणित सार संग्रह, शारंग देव का संगीत रत्नाकर, भागवत आदि 18 पुराण, इसमें आप सुनते हैं स्कंद पुराण और अनेक पुराण हैं, है ना। अभी इस समय केवल मैंने इसको आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है, भागवत आदि 18 पुराण। फिर है शुक्र नीति, शुक्राचार्य के द्वारा लिखी हुई है। रामायणम, रामायण, महाभारतम, महाभारत। श्रीमद् भगवत गीता, यानी महाभारत के ही जो भीष्म पर्व है उसमें श्रीमद् भगवत गीता है। भगवत गीता 18 अध्याय में है, सबको पता ही है। ये रघुवंशम, कुमार संभवम, ये महाकाव्य हैं। तो ये महाकाव्य क्या करते हैं, हमारे जो अन्य आप देखेंगे अन्य साहित्य के लिए ये मूल स्रोत बने हुए हैं। कि रघुवंश महाकाव्य में जो कथा है, कुमार संभवम में जो कथा है, वे जैसे शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, ये महाकाव्य हैं। इनसे वो लोग अब के समय में और आगे कथाओं का वर्णन, अन्य काव्यों के लिए जो स्रोत लेते हैं वो यहाँ से इनको मिलते हैं। और ये स्रोत कहाँ से माने इन्होंने, महाभारत से और रामायण से। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सभी ने सुना होगा। यह देखिए पूरे विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ नाटक की श्रेणी में आता है। अब यदि हम काव्य शास्त्र की बात करें तो जिसे कहते हैं पोइटिक्स, तो साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, धन्यालोक, ये पोइटिक्स के मूल हमारे ग्रंथ हैं। रास तरंगिनी हमारा ऐतिहासिक महाकाव्य है। तो कश्मीर के ऊपर जो बात होती है, यदि किसने रास तरंगिनी पढ़ ली हो तो ये उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इसमें बहुत पुराना इतिहास, पूरा राजाओं का जो इतिहास है वो सारा क्रमशः दिया हुआ है। वराहमिहिर का गंध युक्ति ज्योतिष का एक बहुत प्रमुख ग्रंथ है, और वराहमिहिर का बृहद जातक ज्योतिष का ग्रंथ है। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका। अब इसके बाद आप देखिए गणित शास्त्र आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि केवल गणित है, लेकिन भास्कराचार्य का लीलावती, भास्कराचार्य का बीज गणित, भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि, ये गणित के हमारे ग्रंथ हैं, जिनसे आज जो वैज्ञानिक हैं, जो गणित के प्रोफेसर्स हैं, वे इनसे फायदा उठा रहे हैं। तो अब देखिए आगे, स्वात्माराम की हठ योग प्रदीपिका योग का है। फिर गणित का एक और है, नारायण पंडित का गणित कौमुदी, माधवकर का माधव निदान, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है। चक्रपाणी का चक्रदत्त, भेराचार्य की भेल संहिता, संहिताएं लिखी होती है, ये भी घिरण संहिता, ये सब संहिताएं देखिए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये आपने सुनी होंगी निश्चित रूप से। तो भारतीय ज्ञान परंपरा की कितने सारे जो मूल ग्रंथ है उनको एक निगाह में, आपको एक सूची में आपको देखना हो तो यहाँ ये जो पीपीटीज दी है इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उनको कभी भी आपको बताना हो तो ये बता सकते हैं। देखिए वाग्भट्ट का अष्टांग हृदयम, यानी हमारा जो आयुर्वेद है, ये चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम,
इन पर निर्भर है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, आज जो भी हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी इनको चाणक्य भी कहते हैं, इनके ऊपर बना हुआ, इन्होंने बनाया है और उसका बेस बना करके हम आज कहते हैं कि दुबई में इतना अच्छा होता है या और जगह पर जो अन्य कंट्रीज हैं वहां इतना अच्छा न्याय प्रणाली है वहां, लेकिन आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र उठाकर देखिए, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर वहां पे किसका कैसी व्यवस्था है, क्या न्याय करना है, यदि किसने इतना सा किसी के साथ गलत किया तो उसकी क्या दोषी व्यवस्था है, हर चीज का वर्णन। अब आती है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, आदि 18 स्मृतियां हैं। तो मनुस्मृति में हम केवल एक पॉइंट पर लोग बहस करते हैं, लेकिन यदि मनुस्मृति सच में पढ़ी जाए तो मनुस्मृति को पढ़ के व्यक्ति अपना जीवन बहुत अच्छा कर सकता है। और उसमें विद्यार्थी के अलग दिनचर्या है और जो गृहस्थ जीवन है उनकी अलग दिनचर्या है, वानप्रस्थ वाले जो है उनकी अलग दिनचर्या है, और संन्यास आश्रम वालों की अलग दिनचर्या है। कोई अतिथि आता है तो उसकी अलग, कैसे उसका हमें स्वागत करना है, क्या करना है। याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है वो पूरी न्याय व्यवस्था के ऊपर आश्रित है। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये आपको मैंने बताए अभी सारे ज्ञान परंपरा के प्रमुख ग्रंथों को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया, उनके बारे में बहुत कम बताया। अब आपका जो इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा की शब्दावली, जो यूजीसी का एक सिलेबस उसमें है, उसमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पर हमको चर्चा करनी होती है। लेकिन अब इन पर चर्चा करने से पहले हमको पता होना चाहिए बेसिकली हमारे क्या ग्रंथ हैं, सब कुछ है वो हम बता चुके। तो हम शब्दावली पर एक चर्चा करेंगे कि अनुबंध चतुष्टय, पंच महाभूत, पंचकोश, पंच प्राण आदि का परिचय है इसमें, है ना। जो आपके कुछ ग्रंथ मैंने बोले वो भी आपके भारतीय ज्ञान परंपरा में है, इंडियन नॉलेज सिस्टम में है, और ये पॉइंट के अंतर्गत ये सारे पॉइंट भी हैं। अंतःकरण चतुष्टय का परिचय, मन बुद्धि, है ना, आत्मा। अब अनुवाद न किए जाने वाले शब्दों की अवधारणा का परिचय, जैसे अनुवाद उनका नहीं कर सकते, वो किसी भी भाषा में होंगे वही बोले जाएंगे, जैसे धर्म, पुण्य, आत्मा, कर्म, यज्ञ, शक्ति, वर्ण, जाति, मोक्ष, लोक, दान, इतिहास, पुराण आदि। तो ये जो वर्ड हैं इनको हम कोई ट्रांसलेट नहीं कर सकते। धर्म का मतलब धर्म, हाँ, जैन धर्म अलग हो सकता है, बौद्ध धर्म अलग हो सकता है, मुस्लिम धर्म अलग हो सकता है, लेकिन धर्म जो वर्ड है वो वही रहेगा। अब इसके बाद है सही पारंपरिक शब्दों के प्रयोग का महत्व। हम अनेक शब्दों को पढ़ते हैं लेकिन उनका हमको प्रयोग नहीं मालूम होता है, तो इसमें हमें क्या करना है कि ये भी हम पढ़ते हैं। हो सकता है मुझसे पहले किसी ने इनमें से अन्य जो विषय हैं उनके ऊपर अपना लेक्चर दिया हो, व्याख्यान दिया हो। प्रजा, जनता, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, स्वराज्य, सुराज्य, राष्ट्र, देश आदि शब्दों का प्रयोग, ये सब भी इसी परंपरा की शब्दावली के कुछ शब्द हैं। अब इसके बाद देखिए आज के व्याख्यान में ये शब्दावली बहुत विस्तृत थी, हमें तो थोड़ी सी लग रही है, लेकिन हम इस एक एक विषय पर भी यदि बात करें तो भी एक अच्छा खासा टाइम हमें लगेगा। आज के व्याख्यान में मैंने कुछ ये 3 बिंदु अपने व्याख्यान के लिए पसंद किए हैं। देखिए इन पर हम चर्चा करेंगे। पहला है अनुबंध चतुष्टय, दूसरा है पंच महाभूत और तीसरा है पंचकोश। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि क्या मुझसे पहले ये इन विषयों पर किसी प्रोफेसर के व्याख्यान हुए हैं? कृपया कोई बताए। नहीं मैम। ये जो 3 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर नहीं हुआ होगा, बस एक साइन कर नो लूं। मैम, नहीं मैम, इससे पहले नहीं हुआ। ओके, बस हम इसी पे चर्चा करते हैं भी।
देखिए, अनुबंध चतुष्टय, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले, देखिए चतुष्टय यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे कुछ पता चल रहा है ना, चार चतुष्टय मतलब सुनने में हल्का सा लग रहा है चार, तो यहाँ पे एक चार पॉइंट है ना। तो अनुबंध चतुष्टय, ये आप लोग समझ रहे होंगे कि केवल संस्कृत का ही शब्द है ना, लेकिन ये अनुबंध जो है वह अनुबंध सबके बीच में होता है, इसको हम एक डीड भी कह सकते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे यदि आप लोग एक कॉलेज में प्रोफेसर है ना, तो कॉलेज और आपके बीच में एक डीड होगी। कोई विद्यार्थी कहीं पर जाकर जॉब कर रहा है तो उसके ऑफिस में और उसके बीच में डीड होती है। हम पढ़ाते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के बीच में एक डीड है। तो भाई कैसे आपको काम करना होगा, और यहाँ आने से पहले किसकी जॉब यहाँ लगेगी। जैसे आप पढ़ाते हैं बच्चों को, आप समझाते हैं कि भाई आप लोग नेट कर लेते हैं या पीएचडी कर लेते हैं तो आप डिग्री कॉलेज के योग्य हैं। आप बताएंगे उसको कि यदि आप पीजीटी में जाना चाहते हैं तो आपको एमए और बीएड भी, आजकल नए सिस्टम में बीएड भी शुरू हो गई है पीजीटी के लिए, है ना। और एक पीजीटी का टेस्ट होता है, उस टेस्ट को करने के बाद, पास करने के बाद आप इंटरव्यू देंगे और आप उस जॉब में जाएंगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं कि भाई इस कार्य को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो बिफोर स्टडीइंग एनी टेक्स्ट, तो हम इसको चूंकि एकेडमिक यानी अकादमिक रूप से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको ऑफिस में या अन्य बातों में ना लेके हम देखेंगे कि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आवश्यक होते हैं। तो बिफोर स्टडीइंग एनी टेक्स्ट, certain important points must be considered. नंबर 1, इसे पढ़ने का अधिकारी कौन है। अब मान लीजिए किसी को कॉमर्स में जाना है और किसी ने संस्कृत में एमए कर रखी है, तो क्या वो विद्यार्थी कॉमर्स का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक है? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि उसको कॉमर्स में जाना है, कॉमर्स का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसे क्या करना होगा, उसे कॉमर्स में ही बीकॉम एंड एमकॉम यानी अपनी पोस्ट यूजी की डिग्री और पीजी की डिग्री किसमें करनी पड़ेगी? कॉमर्स में ही करनी पड़ेगी। तो इसे पढ़ने, अब हम यदि इसको ले लें ग्रंथ को, है ना, तो कॉमर्स वाला व्यक्ति क्या पढ़ेगा? कॉमर्स की ग्रंथ पढ़ेगा, जाहिर है वो संस्कृत के नहीं पढ़ेगा, इंग्लिश के नहीं पढ़ेगा। और यदि किसी को इंग्लिश में एमए करनी है, इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, तो वो क्या करेगा? इंग्लिश की ग्रंथ पढ़ेगा। तो पढ़ने से पहले उसका अधिकारी कौन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अनुबंध चतुष्टय, ये 4 पॉइंट को लेकर आपको आगे बढ़ना है। देखिए दूसरा, इसमें कौन सा विषय निबद्ध है। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में, हिस्ट्री का सब्जेक्ट लेके मुझे बताना आसान होगा कि यदि हमें हिस्ट्री में एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री, एक होता है मध्य मेडिएवल हिस्ट्री, एक होता है ओल्ड पुरानी। अब यदि किसी को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो क्या उसे एक किताब मेडिएवल हिस्ट्री की खरीदनी पड़ेगी या मॉडर्न की पढ़नी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि वो जो किताब उसने, जो उसके कोर्स में है, वो कौन सी है, वो जो ब्रांच में जाना चाह रहा है उसको उसी से संबंधित मैटर उसमें आपका किताब में है कि नहीं है, ये उसको देखना पड़ेगा। अब लिखित विषय और पुस्तक का क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट मैटर एंड द बुक? ये अगला पॉइंट है। कैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कवर पे तो इतना अच्छा कुछ लिखा होगा और उसके अंदर जो मैटर है वो मैटर उस बुक के टाइटल से मैच नहीं खाता। हम लोग भी कई बार कुछ किताबें होती है, हमें लगता है अच्छा ये होगा, इसमें ले लेते हैं, और फिर जब देखते हैं उसको अंदर पूरा एक एक पेज, तब पता चलता है अरे नहीं, ये इस मैटर को हमारे को क्लियरली नहीं समझा पा रहा है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें लिखित विषय और जो पुस्तक है ये इन दोनों का प्रॉपर संबंध है कि नहीं, प्रॉपर मैच कर रहा है कि नहीं।
अगला एक और पॉइंट होगा हमारा कि इसे पढ़ने का प्रयोजन क्या है। देखिए प्रयोजन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग इट। ये मैंने 4 पॉइंट इंग्लिश में भी इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम किसी भी कार्य को करने से पहले अनुबंध चतुष्टय का ध्यान रखते हैं। तो ये केवल वेदांत का ही विषय नहीं, ये केवल संस्कृत का ही विषय नहीं, ये हमारे ज्ञान परंपरा का एक प्रमुख विषय है। देखिए अब योग आप सभी सुनते हैं, जानते हैं। हो सकता है अनुबंध चतुष्टय आपने सुना हो लेकिन ये ना मालूम हो कि ये है किसमें से। तो ये वेदांत दर्शन से लिया गया है। अब देखिए एक बात हमने पुनः हम एक बार देखेंगे कि अधिकारी कौन है, विषय क्या है, और विषय का और पुस्तक का क्या संबंध है, और इसको पढ़ने का क्या प्रयोजन है। हाँ बताएं। हाँ मेरा लेक्चर चल रहा है। तो ये हमारे अनुबंध चतुष्टय हुए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा अधिकारी कौन है। तो अधिकारी कौन होगा। अब यहाँ पे बात हमें बतानी पड़ेगी कि वेदांत दर्शन के अनुसार, चूंकि हम वेदांत दर्शन का टेक्स्ट मूल टेक्स्ट से हमने लिया है, तो हम वेदांत दर्शन के अनुसार इसको बताएंगे। अब देखिए दर्शन को कौन पढ़ेगा, उसे पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो क्या है, इसी को आपको अप्लाई करना है अपने सारे सब्जेक्ट्स में, इसीलिए इसका यूज है। बाकी संस्कृत का प्रोफेसर या संस्कृत का टीचर आपको अनुबंध चतुष्टय के बारे में केवल उसी लेवल से बताए तो उसका यूज नहीं है। हमने क्या करना है, इस पॉइंट को पढ़ के अपने विषय से इसको एज इट इज जोड़ देना है। यदि आप साइंस के हैं तो साइंस वाले इसको जोड़ लें, कोई ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो वो जोड़ लें, इकोनॉमिक्स वाले हैं तो इकोनॉमिक्स वाले जोड़ लें, जो भी सब्जेक्ट जिसका है वो इसे जोड़े। अधिकारी तो जो अब वेदांत के हिसाब से अधिकारी कौन है, जो विवेक, वैराग्य, षट संपत्तियों और मोक्ष ब्रह्म की एकता को स्पष्ट करता है। तो वेदांत दर्शन वाले जो लोग होंगे उनके लिए विषय है, उन्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, माया का ज्ञान प्राप्त करना है ना। संबंध क्या है कि शास्त्र और विषय के बीच में जो जानने का संबंध है वही संबंध कहलाता है। प्रयोजन, कोई अनुबंध चतुष्टय पढ़ रहा है, क्या है अनुबंध चतुष्टय, तो वेदांत दर्शन के अनुसार प्रयोजन मोक्ष या आत्मा की बंधनों से मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करना ही प्रयोजन है। दर्शन को पढ़ने का क्या प्रयोजन है, हम चाहते हैं कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष का तात्पर्य क्या होगा, आत्मा की बंधनों से मुक्ति ही वेदांत का प्रयोजन है। यदि आप चाहें तो इस विषय को क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आप अपने सब्जेक्ट से जोड़ना चाहते हैं। हम यदि इकोनॉमिक्स को लेने चलिए, इकोनॉमिक्स के कुछ प्रोफेसर यहाँ जुड़े हों तो देखेंगे कि इसको पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो अधिकारी जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य कौन है, अधिकारी पे यहाँ आ जाए तो जिसने MA इन इकोनॉमिक्स एंड नेट JRF या PhD की हुई हो। अब वो क्या पढ़ाएगा, उसको अपनी किताबों से जो उसने किताबें पढ़ी होंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो उसने पढ़ी है, और उसके अंदर 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 एक 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 करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन विषयों को पढ़ के वो क्या करता है, अपना ज्ञान अर्जित करता है। और संबंध यानी पुस्तक के बीच में और जो जानने वाला है उसके बीच में एक अलग तरह का संबंध होता है, वही संबंध होता है। और प्रयोजन क्या था, पढ़ने से पहले उन्होंने सोचा कि मुझे इकोनॉमिक्स में बनना है
और इकोनॉमिक्स में बनने के बाद मैं अपने जो विद्यार्थी होंगे उनको इकोनॉमिक्स के मुश्किल मुश्किल विषयों को आसान करके पढ़ाऊंगा। तो ये मान करके जब उसने अपने आप को आगे बढ़ाया तो वह निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। तो यही हमें अनुबंध चतुष्टय सबके जो भी हमारे विषय होते हैं सबके साथ मानना चाहिए। अब देखिए अगला जो इसमें हमने एक चीज देखी थी कि ये था अधिकारी। तो अधिकारी बनने के लिए क्या करना होगा? वेदांत के अनुसार जब हम देखेंगे तो उसे नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए और अहलौकिक पारलौकिक वस्तु का विवेक होना चाहिए। अहलौकिक से तात्पर्य इस लोक में, पारलौकिक माने परलोक में। अब हाँ आगे और पहले समझाते थे फिर आगे बढ़ेंगे। समाधि 6 संपत्तियां, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, ये संपत्तियां होती हैं और मोक्षत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, इन चीजों से जब व्यक्ति युक्त होगा तभी वह, ये पहला जो पॉइंट है, अधिकारी वही माना जाएगा। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अब नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य आप जानते हैं नित्य क्या है? जैसे सूर्य नित्य है, हमेशा रहता है। तो जो नित्य है आत्मा नित्य है। नित्य क्या है? जो हमेशा रहने वाला है, सनातन है। और अनित्य क्या है? जो समाप्त हो ये अनित्य है। ये टाइम लिमिट है 50, 60, 70, 80, 20, इसकी जो आयु निर्धारित है तो ये अनित्य हो गई है ना। ऐसे इस लोक, अलौकिक इस लोक और पारलौकिक यानी परलोक में। तो हमारे यहाँ इस लोक की भी बात होती है और हमारे यहाँ परलोक की भी बात होती है। तो आप लोग सोचेंगे, कभी सोच भी सकते हैं कि भाई मरने के बाद तो किसी ने देखा नहीं, तो ये परलोक की बात कैसे हुई? तो यहाँ पे जो हम अपने जीवन को देखते हैं, हम कुछ तो अच्छा करके आए हैं, जो हम उस लेवल में है कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत की। क्या ऐसी बात है कि क्या और लोग नहीं करते मेहनत? बहुत लोग मेहनत करते हैं। लेकिन आप देखिए कि जैसे 100 लोग इंटरव्यू देने आए तो उसमें से सीट यदि 5 हैं तो उन 5 को मिलती है सीट। तो क्या बाकी 95 पढ़े लिखे नहीं थे? है ना। 5 के प्रयास ऐसे थे कि जो हर तरफ से बहुत अच्छे थे, हर तरह से बहुत बेस्ट। तो जॉब किसको मिला? उन 5 को मिला। बाकी जो 95 है, हो सकता है वो किसी और जॉब को कर रहे हैं, लेकिन जो 5 को जॉब मिला, कुछ तो ऐसा अर्जित किया हुआ था कि वो उस अर्जित हुए की वजह से उनको इतना अच्छा जॉब मिला। तो ऐसा नहीं है कि हम परलोक की बात करें कि वो गलत है, नहीं। और परलोक की बात करते हैं तो एक और इसके साथ एक साइंटिफिक पहलू में मानती हूँ, आपको बताना भी चाहूंगी कि देखिए हम अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे हैं। यदि हम अपने बच्चों को गलती पे टोकते हैं ना, तो टोकते हैं, हमें कहीं बांध के रखा जाता है, हमें कहीं बताया जाता है, विचारों के द्वारा हमसे कहा जाता है कि भाई आप इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करिए, है ना। पशु पक्षियों को भी ध्यान रखिए। तो कैसे? गाय की रोटी पहले इसको निकाल दो, पहली रोटी गाय को, बाकी को जो रोटी बनाते हैं हमारे कुत्ते को, अतिथि आते हैं अतिथि के लिए निकालो, है ना। हर चीज का एक क्रम बना के रखा हुआ है। तो वहां ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसका ध्यान रखना, नियमों में बांध दिया। तो नियमों में बांध दिया तो कैसे हुआ कि हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं उन चीजों को करने के लिए। और एक डर, एक भय, अरे ये ऐसे नहीं करोगे तो ये होगा, ऐसे नहीं होगा तो आगे ऐसे होगा। तो एक भय की वजह से अपने कार्यों के प्रति जो कार्यों में लगाने की परंपरा होती है, वो भी एक इसका वैज्ञानिक पहलू होता है ना। जैसे हम लोग हैं, अरे क्यों गाय की रोटी बनाए? तो मैं बहुत बार अपनी क्लास में बच्चियां पढ़ाती हूँ, बच्चों को कहती हूँ, विद्यार्थियों को, कि देखो बेटा, हम जो पहली रोटी बनाते हैं तो तवा हुआ या जो गैस जिसपे हम बनाते हैं, बेल रहे हैं, उसमें जो भी कुछ भी
छोटा मोटा कुछ भी यदि उसमें लगा होगा, कुछ होगा तो वो तवे पे आएगा, तवे से सिक के वो चला जाएगा, उसको हमको खाना नहीं है। और पशुओं की जो पाचन प्रणाली है वो अलग टाइप की होती है, उसको गाय के लिए या अन्य किसी पशु के लिए हम निकाल देते हैं। तो तरीका तो बताया कि गाय को निकालना है, लेकिन उसके पीछे और भी वैज्ञानिक बातें छुपी हुई हैं। तो ये हमें, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजों का ज्ञान होता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट मैंने बताया, इसमें तीसरे नंबर का जो पॉइंट है ये विशेष समझने का है, इसीलिए इसको मैंने आगे लिखा है। देखिए, शम आदि षट संपत्ति, इनसे युक्त विद्यार्थी को होना चाहिए। इनसे युक्त इन जो संपत्तियां हैं, तो जो अधिकारी बनेगा, अधिकारी क्या बताया था मैंने, अधिकारी यानी जो शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी होगा उसे क्या करना होगा, इन संपत्तियों से युक्त होना चाहिए। शम, दम। अब जब आप लोग पढ़ाई करते थे या हम लोगों ने जब पढ़ाई करी तो ऐसा नहीं परेशानियां नहीं आई, है ना, या अब हमें बहुत सारे साधन थे, अब तो बहुत साधन हो गए पढ़ने के, पढ़ाने के, ऑनलाइन किताबें आने लगी। मुझे अपने समय का याद है कि मतलब नेट का पेपर भी देखने को नहीं मिलता था उस जमाने में, लेकिन फिर भी किया, है ना। तो कैसे कि हमें अपने अंदर जो भी परेशानी आएंगी तो हमें उनको शांत करना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है ना। सुख दुख तितिक्षा यानी सुख दुख को सहन करने की क्षमता है, होनी चाहिए। से सुख दुख है, ये नहीं कि भाई दुख आया तो पर रो ही रहे हैं, तो और सुख है तो सुख में अपना भूल जा रहे हैं हम कि हमें क्या करना है ना। गर्मी सर्दी द्वंद, यानी यहाँ पे तितिक्षा से तात्पर्य है द्वंद। द्वंद को सहने की पावर, ताकत होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, और ये कब से होती है। समाधान, समाधान यानी कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहा है तो आप अपने गुरु से पूछें। आपके अंदर ये भय नहीं होना चाहिए कि अपने गुरु जी से नहीं पूछें। भाई आप अपने गुरु से पूछेंगे तभी ना वो आपको समाधान देंगे, पूछना है। फिर आया श्रद्धा, तो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति इन पॉइंट्स को अपने अंदर रखता है, ये संपत्तियों को गेन करता है, सच में वही अधिकारी बनने के योग्य है। अब आप अपने विद्यार्थियों को जब पढ़ाते हैं, जब वो परेशान होते हैं तो आप क्या कहते हैं, अरे बेटा कोई बात नहीं, परेशानी आई है, ये सही हो जाएगी। और जैसे ही एक विद्यार्थी का गुरु, टीचर उसे ये कहता है तो उसका मानसिक मनोबल बढ़ जाता है। ये तो देखिए शास्त्र में लिखा है, और ये जो पॉइंट्स हैं मैं समझती हूँ आप सभी लोग इन्हें अपनाते होंगे। अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय, उनसे डिस्कस करते समय आप उनको बार बार ये कहते होंगे, अरे बेटा थोड़ा सा ये मोबाइल हटाओ। आजकल तो बच्चे मोबाइल रखने लगे तो आप कहेंगे अरे भाई मोबाइल हटाओ, थोड़ा शांति से पढ़ो। कभी पढ़ते पढ़ते पंखे बंद हो गए या कभी कुछ बात हो गई, अरे कोई बात नहीं बेटा, ये सब थोड़ा चलता है, अपना लक्ष्य पूरा करते हैं हम, है ना। तो हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये अनुबंध चतुष्टय जिसकी अभी मैंने चर्चा करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अधिकारी, हमें हमारे विद्यार्थियों को अधिकारी बनाना है ना। तो जब हम उन्हें अधिकारी बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हो सकता है ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा में इस विषय को इसीलिए रखा गया है कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ ये टॉपिक्स, और इसको आप और विशेष रूप से पढ़ना चाहें तो आप वेदांत दर्शन में और भी विशेष रूप से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ छोटा सा मैं एक नया मेरा टॉपिक शुरू होगा, ये टॉपिक पूरा हो चुका है। एक पॉइंट, अनुबंध चतुष्टय। 1 मिनट के ब्रेक आप, मतलब मुझे थोड़ा सा कोई किसी को समझ में कोई बात ना आई हो तो प्लीज मुझसे पूछे और आगे बढ़े हम, ऐसा बताएं आप लोग। कोई भी एक अपना माइक खोल के बता सकता है, या 2 लोग जो भी बताना चाहें। क्या सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है।
Yes, ma'am. Yes, तो हम ma'am. अगली टॉपिक की ओर, Yes, ma'am. तो समझ में तो आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताएं प्लीज। Yes, ma'am. बहुत अच्छे से आ रहा है समझ में. ओके ओके, असल में हम लोग बताते रहते हैं तो फिर तब ध्यान नहीं आता है। अब एक पॉइंट पूरा हुआ। नहीं मैम, समझ आ रहा है. ओके वेल डन। तो अनुबंध चतुष्टय यद्यपि वेदांत दर्शन का एक वर्ड है, लेकिन ये आपकी हर धारा में काम आता है। अब आप अगला पॉइंट है हमारा पंच महाभूत। सभी लोग जानते हैं पंच महाभूत, कोई बताएगा मुझे? हालांकि ये स्लाइड आपके सामने है, पर फिर भी कोई बताए। जी मैम। जी बताएं। जी मैम, ये पंच महाभूत जो हैं, इन्हीं से हमारा जो ये शरीर है, काया है, इसका निर्माण हुआ है। और इसमें जी अलग अलग, हम अपने जब अंग का अवलोकन करते हैं तो अलग अलग चीज़, अलग अलग जो तत्व है उसको इंगित करती है। जैसे हमारी जो श्वास रहती है वो वायु तत्व को इंडिकेट करती है। हमारे जो शरीर के अंदर जो रिक्त स्थान है वो आकाश को इंडिकेट करते हैं। हमारे अंदर जो जल तत्व है वो प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग जगहों पे जल तत्व का अपना महत्व है। ऐसे ही जो हमारे पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं वो अग्नि तत्व से संबंधित हैं। और हमारे जो ये काया का निर्माण हुआ है, ये जो ठोस भाग है वो पृथ्वी तत्व को इंगित करता है। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया। तो एक शरीर के अंतर्गत हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों जो पॉइंट हैं, ये पंच महाभूत जिसको कहा जाता है कि पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है ना। तो क्या हमारी बॉडी, जैसे हमने बात करी अभी, अपने बताया जिन्होंने, तो बहुत अच्छा बताया। तो जो अब एक शरीर है ना, हम ऐसे समझते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व को डिनोट करना होगा तो हम क्या बताएंगे? एक वर्ड में यदि कहना हो हमको, तो हमारा जो वजन है, हमारा जो वेट है ना, तो ये वेट हमारा क्या कहलाता है? जो हमें नीचे की ओर अपना खींचे रहता है, तो ये हमारे जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। भाई देखिए, आप खड़े होते, आप कितना ऊपर, पृथ्वी से थोड़ा बहुत कूदेंगे, थोड़ा सा कूद सकते हैं, ऊंची कूद लगा सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप पृथ्वी तत्व पे, पृथ्वी पर रहते हैं, तो आपका जो वजन है वो क्या है? पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है। जल, अब जल तो है हमारी बॉडी में, कितना जल होता है? तो क्या केवल जल ही जल है? जल के साथ कोई ऐसी चीज है जो है? यानी हमारे अंदर रक्त, पानी के ही स्वरूप में आप देखिए, जो ब्लड है, रक्त है, ये भी क्या है? ये जल के ही स्वरूप के अंतर्गत माना जाता है। तो हर बॉडी के अंदर कितना रक्त रहता है? ये तो पता होगा सबको। अराउंड 2.5 लीटर के समथिंग रहता है मैम। नहीं, 2.5 लीटर से तो ज्यादा रहता है। 6 लीटर कहते हैं सब लोग। 6 लीटर के आसपास रहता है। अग्नि कौन कौन से रूप में रहती है? एक हम जो खाते हैं, हम भोजन खाते हैं, आप देखिए सुबह खाते हैं, दोपहर में आपका जो अग्नि होती है वो अपना काम करती है ना। तो जो पेट में अग्नि है वह काम करती है। और भी कोई अग्नि है हमारी बॉडी में, या केवल एक ही जगह है, पेट में ही है? श्वास में भी मैम कभी कभी दिखाई पड़ती है। श्वास तो वो गर्म हो जाती है, कभी इससे हम बीमार होते हैं, कुछ होते हैं तो गर्मी हो जाती है। एक अग्नि आप देखिए आपकी आंखों में रहती है। ये बिना अग्नि के हमारी आंखें हैं। कभी कभी आपने सच में यदि किसी ब्लाइंड मतलब मैन को देखा हो या वुमेन को देखा हो, आप देखिए उसकी आंखें होंगी पूरी, है ना, ये व्हाइट व्हाइट भी होगा, ये ब्लैक भी होगा, लेकिन इस ब्लैक के अंदर भी 2 पॉइंट हैं, उसमें चक्षु, उसमें रहती है अग्नि, है ना, वो नहीं होता।
वो नहीं होता है, वो उसे अग्नि वहां भी रहती है हमारी, है ना, वो नहीं होता है तो हमारी आंखें होते हुए भी, ये पार्ट होते हुए भी हमें दिखने का काम नहीं होता। वायु, एक वायु हम जानते हैं कि भाई हम सांस लेते हैं तो, और हमारे अंदर हम ले रहे हैं जा रही है, तो वो ये वायु हमारे रक्त को लाने ले जाने का पूरा काम करती है, ये वायु। और आकाश, आकाश कहाँ है हमारे पूरी बॉडी में, आकाश कहाँ है भाई? अभी आपने बताया कि स्पेस है। देखिए जब हम ऐसे इस तरह से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है सबके। तो खाली स्पेस आपने बताया वहां है, तो कहाँ है हमारी बॉडी में खाली स्पेस? इसमें मैम फेफड़ों के पास हो सकता है, थोड़ा मस्तिष्क में हो सकता है, और जो पाचन तंत्र है वहाँ कहीं कहीं पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे थोड़ा गैप है। हाँ देखिए, ये गैप आपको नाक का पता ही है, ये नाक में हमारे पास यहाँ है, ये गैप है आकाश। ये आकाश कान के यहाँ जो है, बिना आकाश के हम नहीं सुन सकते हैं कोई, क्योंकि गैप नहीं होगा यहाँ, ये इंद्रिय हमारी काम नहीं करेगी यदि ये नहीं होगा तो, है ना। इसके अलावा हृदय आकाश, हृदय में आकाश, यहाँ पर है एक आकाश, यहाँ पर थोड़ी जगह है हमारी जो काम करता है। और ये स्पेस अंदर से आती है तो यहाँ पे ओपन स्पेस अंदर का है, लेकिन ये स्पेस ओपन नहीं है, ये अपने बॉडी के पार्ट से भरा हुआ है। एक आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे को जब आप देखते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक जगह होती है सिर के यहाँ, ये ऐसे लप 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 करती दिखती है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो नहीं दिखती, जी लेकिन मैम। बहुत छोटे बच्चे के आप देखिए ऐसे ऐसे करके कुछ, मतलब यहाँ दिखता है, हमको साफ दिखता है, तो जी यहाँ भी एक स्पेस है ना। तो ये स्पेस होते हैं। अब ये हमको मालूम चला। अब इसके आगे देखिए कि तर्क संग्रह के अनुसार, यानी अभी हमने आपको वेदांत दर्शन के अनुसार पढ़ाया था, अब तर्क संग्रह जो है, ये तर्क संग्रह न्याय दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ है। तर्क संग्रह में इन पंच महाभूतों के बारे में और डिटेल्स में बताया गया। डिटेल्स में देखिए, पृथ्वी का क्या लक्षण है? गंधवती पृथ्वी, है ना। तो गंधवती पृथ्वी, जिस द्रव्य में गंध रहती है वह पृथ्वी है ना। अब इसमें बताया कि भाई और क्या है, भाई हमारा शरीर पृथ्वी को डिनोट करता है ना। और हम जैसे दूसरों का होता है, शरीर अस्मद आदि नाम, शरीर हमारा तथा हम जैसे दूसरों का, जैसे जो भी पृथ्वी पे रहने वाले हैं। अब आप पृथ्वी में रहने वाले कोई भी पशु ले सकते हैं, पक्षी ले सकते हैं, है ना, कबूतर वगैरह, पक्षियों का एक अलग वो है। पशुओं का यानी चार पाए, चौपाई जिसे कहते हैं ना, चौपाई, चौपाई कहते हैं पाए, पाए माने पैर, चौ माने चार, चार पैर वाले पशु हो गए। द्विपाए यानी द्विपाए में मनुष्य आते हैं, हम लोग के दो पैर हैं, है ना। अब क्या हम लोगों के शरीर में कोई ऐसी पहचान है? है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी। अब हम कैसे जानेंगे? देखिए कुछ लोगों के शरीर में से एक अलग तरह की खुशबू दिखती है, पता चल जाती है, आते पास आते अजीब सी आती है। अब किसी किसी में बिल्कुल नहीं आती, तो इसका मतलब क्या उनके शरीर में कोई गंध नहीं है? है, क्योंकि पृथ्वी में, पृथ्वी का लक्षण है, यानी पृथ्वी से हमारा शरीर बना है तो उसका लक्षण है। अब हमें इसकी पहचान कैसे करें हम? आप देखिए कि आप कोई भी वस्त्र लीजिए और उसे आप पहन लीजिए। मैं ये उन लोगों के बारे में बता रही हूँ जिनको लगता है कि कैसे गंध पता चलेगी हमें, है ना, तो गंध उनके शरीर में है ही नहीं, कैसे पता चलेगी? देखिए आपने बॉडी में एक दिन सुबह वस्त्र पहने, सुबह बिल्कुल आप नहाए, आपने नहान के बाद, स्नान के बाद जो वस्त्र पहने हैं, आप पूरे दिन आप उन वस्त्रों को पहनिए, और चाहे तो रात में भी पहन के सो जाइए। अगले दिन आप देखेंगे, आप उसको उतार के रख दीजिए, सोते समय उतारिए फिर रखिए, आप देखेंगे कि वो जो वस्त्र आपने पूरे दिन पहना, उस वस्त्र में आपके शरीर की गंध आ जाती है। कितनी भी आप लाख परफ्यूम लगा लीजिए, लेकिन पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी, तो गंधवती पृथ्वी के नाते इस ह्यूमन बॉडी का लक्षण हो गया गंधवती पृथ्वी। इसमें एक गंध जरूर रहती है। अब इंद्रिय गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, की गंध को ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन सी है?
कौन सी है? जिससे हम सूंघते हैं इंद्रिय, और वो इंद्रिय कहाँ रहती है? नासाग्रवर्ती, यानी ये देखिए नासिका ये पूरी है ना, पीछे तक है, लेकिन हमें गंध का नासाग्रवर्ती, ये जो आगे का जो पार्ट है इसका, ये अग्रभाग में विद्यमान है, ये है हमारी इंद्रिय। तो क्या है कि जिस बीच में शायद मेरी आवाज चली गई थी क्या? जी मैम। कहाँ पे गई अभी थी? ठीक है मैम, आ रही है। नहीं, अभी तो आ रही है। मुझे लगा कि शायद बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही। मैंने एक प्रश्न पूछा था, वो वहां तक थी क्या आवाज? हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, मतलब ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा था, क्या वहां पे मेरी आवाज आ रही थी? जी मैम, नासिका वाला आप बता रही थी, नासिका के अग्रभाग पे है पृथ्वी का जो सुगंध वाला हिस्सा ओके, होगा। अच्छा अच्छा, उसके उसके बाद वाला मेरा पॉइंट कट गया है ना, मतलब वही जी मुझे जी लगा कि शायद कुछ कटा है। देखिए हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एक शब्द आया कि नासिका के द्वारा हमें गंध प्राप्त होती है, इंद्रिय, तो प्रत्येक मनुष्य के पास एकादश इंद्रियां होती हैं, है ना। तो जो एकादश इंद्रिय हैं, वो एकादश इंद्रियां, मैंने पूछा था प्रश्न, किसी को पता है तो बताए, ये यहाँ पे मैं चल रही थी। जी जी मैम। बताएं, कोई बता सकता है कौन सी 11 इंद्रियां होती हैं? पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञान इंद्रियां, और एकादशमी जी कौन मैम। सी होती है? जी बताएं प्लीज। जी मैम, 5 हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसमें हमारी नाक, कान, जीभ, त्वचा और नाक, कान, त्वचा, जीभ और एक क्या छूट रहा है, क्या रहता है एक और, मैं भूल गया हूँ। ये चार कान, होती हैं, कान। कान कान। हाँ, तो कान हो जाती हैं। और हमारी 5 कर्मेंद्रियों में हमारे हाथ हो जाते हैं, पैर हो जाते हैं और मुख हो जाता है, हमारा जो है मलद्वार हो जाता है, और एक और कुछ रहता है, वायु और उपस्थ, यानी वायु और और वायु जी मैम। वायु और उपस्थ, यानी जो हमारी जी नीचे की इंद्रियां हैं हाँ जिनको हाँ हम हाँ, हमेशा ढक के वो हो रखते हैं, जाते दो हैं। वो हो जी गई। मैम।
बाकी आपके हाथ हो गए, आपके पैर हो गए, और आपकी जी। जो जीवा है जो बोलने का भी काम करती है और जी। खाना खाने का भी काम करती है। तो ये ज्ञानेंद्रिय में भी आ गई, टेस्ट के रूप में आ गई, जी। जिससे हम स्वाद ग्रहण करते हैं, और बोलने के काम भी आती है। तो जो हमारी जीव है वो हमारी दोनों दो इंद्रियों में काम आती है ना, जी ज्ञान में मैम। भी और कर्म में भी। जी। और 11वीं जो हमारी है वो मन हो जाता है मैम। अगला जो है एकादशवां जो है मन, यानी मन जी। हमारा इम्पोर्टेंट है, जो दिखता नहीं किसी को, लेकिन सारे काम कौन कराता है? काम सारे मन ही कराता है। जी ये जी आपको, मैम। यदि हमारा मन नहीं है तो हमारे हाथों से काम भी अच्छा नहीं होगा, लिखेंगे तो लिखना सही नहीं आएगा, और यदि हमारा मन है तो हमारा सारे कार्य अच्छे होते हैं। जी मैम। अब देखिए दूसरा हमारा पॉइंट है जल। तो जल को परिभाषित करते हुए न्याय दर्शन में क्या कहा गया कि शीत स्पर्श वत्याप। देखिए आप कभी भी जल को छुएंगे वो कैसा होता है? ठंडा स्पर्श। तो जो ठंडा स्पर्श है वो क्या है? जल है, और इसका शरीर वरुण लोक में है। अब रस का ज्ञान कराने वाली इंद्री कौन सी है? हमारी रसना। आपने देखा होगा 6 तरह के हमारे टेस्ट होते हैं जो हमारी जीभ के आगे जो पार्ट है इसमें रहते हैं। और इसके विषय हैं नदी, समुद्र आदि। इसका बाद है अग्नि, क्योंकि हमारे पास एक और पॉइंट है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अग्नि, अग्नि यानी जो भी जो द्रव्य है उसमें उष्णता है तो वो स्पर्श कैसा कहलाता है? उष्ण स्पर्श रहता है, वह तेज, तेज यानी अग्नि। और अग्नि आदित्य लोक में है। और रूप का ज्ञान कराने वाली जो हमारी, अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना अग्नि के बीच में, जब बीच में बताया था, तो कृष्ण तारा के अग्रभाग में रहने वाली इंद्रिय चक्षु है। किसी की आंख भी है, ये ब्लैक वाला भी है, और इसके बीच में दो तारे जो हैं, इसमें यदि इंद्रिय वो नहीं है तो वो ब्लाइंड हो जाता है। और यदि है, अच्छा अब हम तो केवल एक बात जानते हैं कि भाई अग्नि है। अग्नि 4 तरह की होती है। देखिए कौन कौन सी अग्नि होती है 4 तरह की, कि भौम यानी जैसे सूर्य और चंद्रमा इसे कहते हैं ना। अब इसके बाद कौन सी होती है? एक अग्नि होती है जो आप जलाते हो, तो सूर्य में अग्नि है, चंद्रमा में अग्नि है, और अग्नि में अग्नि है। अग्नि तो आप सबने देखी है। एक दिव्य, दिव्य होती है, आपने देखा होगा कि बिजली चमकती है बहुत तेजी से, तो वो जो बिजली चमकती है वो भी अग्नि का ही स्वरूप है। एक उदर्य, एक उदर्य यानी हमारे भोजन को पचाने में सहायक है। और एक होती है स्वर्ण, और स्वर्ण आदि लिख दिया है यहाँ पे। तो जो भी धातु होती हैं देखिए उन सभी में क्या होता है? तेज होता है, अग्नि होती है। आप देखेंगे कभी भी आप सोने का कुछ गहना पहने तो हमेशा चमकता रहता है ना? क्यों चमकता रहता है? उसके अंदर एक तेज है, उसके अंदर भी एक अग्नि होती है। अब चौथा तत्व हमारा आया वायु। वायु का क्या है? वायु लोक में रहता है, और वायु का इंद्रिय यानी जो हमने भी आपको बताया था ज्ञानेंद्रिय है, तो वायु की जो इंद्रिय है वो कौन सी है? त्वचा। ये आप देखेंगे, ये आपको हवा चल रही है तो कैसे पता चलता है? कुछ तो कभी पेड़ हिलने से हम पता चला देते हैं, और बाकी हमें कैसे पता? मैम आवाज फिर चली गई आपकी। मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज माइक चेक कर लीजिए।
नहीं आ रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद नेटवर्क में कुछ। अभी मैडम थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, प्लीज आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। ओके सर। अभी ज्वाइन करने वाली है, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाता है जैसे ऑनलाइन क्लासेस में। जी सर, कुछ नेटवर्क जी इशू सर। लग रहा है आज। तो वो अभी मैंने फोन किया उनको, काफी देर तक जब नहीं आई तो मैंने फिर कॉल करा उनको, मैडम आवाज नहीं आ रही है, तब बोली अच्छा मुझे पता ही नहीं लग रहा वो उधर से। जी सर, हो जाता है ऑनलाइन में कई बार ऐसा है। हाँ, तो वो अभी ज्वाइन करेंगी, कोई बात नहीं। जी 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 सर। प्रियंका मैम को फीडबैक करना। बानो शायद ज्वाइन हो गई है मैडम। हाँ मैम आ गई। आज पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों गड़बड़ हो रही है ये। मैम कोई बात नहीं नेटवर्क मैम, इशू है, कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। अभी तो नहीं प्रॉपर लेकिन आ रही है वॉइस। नहीं लेकिन मैं बोल रही होती ना तो मुझे तो ध्यान ही नहीं रहता कि ये तरीका तो सही नहीं है ना, मतलब हट जाना, नेटवर्क कैसे लॉस हो गया पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। ऑनलाइन होम में हो जाता कई बार मैम। क्या ही बात। तो कहाँ पर थी भानु प्रताप जी में, थोड़ा बताएं प्लीज। जी, आप ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां इनके बारे में बता रही थी, और इसमें एकादश इंद्रिय मैडम। हाँ, एकादश इंद्रिय के बारे में बता रही थी। वो तो काफी देर पहले बता दिया, तब से नहीं है क्या? हाँ जी, मैम, हाँ उसके जी। बाद से आवाज चली गई थी, तभी मैसेज भी मैंने किया था और सर भी बोल रहे थे। अरे उसके बाद मैम तो आप सारा। वायु पर थी, आप वायु के बारे में बता रही थी। हाँ वही वायु पर थी मैं, मुझे ध्यान है वायु तक तो आवाज आ रही थी सबकी, वायु पर थी मैं। तो वायु पे देखिए, वायु मैंने आपको बताया कि पंच वायु होती है ना हमारे शरीर में। तो ये लोगों को बस ये मालूम है कि हाँ एक वायु है, प्राण वायु है, लेकिन अपान, उदान, समान, व्यान, है ना, और प्राण, ये पंचवायु होती हैं जो प्रमुख हैं। और इसके अलावा 5 वायु और हैं जो कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारी आप देखेंगे ये जो आंखों में पलक झपकती है अपने आप, है ना, ये स्पंदन जो होते रहते हैं स्वतः वाले, ये जो स्पंदन हो रहे हैं, कभी कोई कोई नस फड़कती है आपको लगता होगा, तो ये जो चीजें हैं ये कैसी हैं, ये हमारे अंदर ऑल टाइम है। ये 5 वायु हो गई, 5 के साथ 5 छोटी वायु जो हो गई, तो 10 प्रकार की वायु होती है। अब इसके बाद एक और चीज है कि आया आकाश, 5वां तत्व है हमारा आकाश, शब्द गुणकम आकाशम। तो शब्द गुणकम आकाशम जो हमारी कर्ण इंद्रिय ने, जो आपको बताया था मैंने, यहाँ से स्पेस है हमें सुनाई देता है, यदि आप इसको बिल्कुल बंद कर दें तो आप निश्चित रूप से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। तो आकाश जो है इसका प्रमुख काम है शब्द को सुनाई देना। और इसके साथ मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रही थी कि ये विभू है और नित्य है, सर्वव्यापक है। तो यहाँ पर एक शब्द आया कि आकाश सर्वव्यापक है, ये सर्वव्यापक क्या चीज है, बस ये मैंने एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहा बीच में। जी मैम, हाँ, मेरे अनुसार जी मुझे मैम ऐसा लगता है कि आकाश तत्व मतलब ऐसा है कि सभी तत्वों में समाया होगा, हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़ा न थोड़ा स्पेस तो है ही, इसलिए ये सर्वव्यापक है, हर जगह विद्यमान है। इससे ये तो है ये तो है, लेकिन सर्वव्यापक का तात्पर्य देखिए, सर्वव्यापक का तात्पर्य होता है कि जैसे आप यहाँ आप जहाँ पर भी रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं आप, मान लीजिए बताएं जरा। जी मैं हाथरस से हूँ। हाथरस में, आप हाथरस में हैं, और हाथरस में भी वही आकाश आपको दिख रहा है, मैं जैसे अलीगढ़ में हूँ मुझे दिख रहा है ना, कोई हो सकता है लखनऊ में हो, लखनऊ में भी हो। इसके अलावा भी यदि कोई कहाँ है, यदि कोई अमेरिका में है तो क्या अमेरिका में वही आकाश है नहीं दिखेगा? जी मैम, सभी के लिए समान है। जी मैम, यस, दिस इज थिंग सर्वव्यापक।
यानी इस पूरे विश्व को जो व्यापक रूप से घेर कर है, व्याप्त है, दैट इज कॉल्ड सर्वव्यापक। तो सर्वव्यापक है क्या? आकाश। तो आपको एक बात याद होगी, जब हम लोग छोटे छोटे थे, मुझे तो क्या बहुत याद है, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे सिकंदराव से हमारी नानी क्या जाते थे डिबाई, तो सिकंदराव में भी चंद्रमा दिखता था। पहले तो सब लोग छतों पे सोते थे, कितने साल पुरानी बात है, अभी तो कमरों में जी सोते हैं मैम। सब छतों पे सोते थे। तो सब बेटे तो आकाश दिख रहा है, जब आकाश दिख रहा है तो वहां चंद्रमा दिख रहा है। बड़ी समस्या क्या आती थी कि ये तो सिकंदराव में रहता था, हमारे यहाँ रहता था, कि नानी क्या कैसे आ गया। सही तो कहा मैम। होता है, बचपन में होता है, हर बच्चे की पकड़ते भी थे। बहुत जिज्ञासा रहा करती थी उस जमाने में, मतलब क्योंकि इतनी टेक्निक्स नहीं थी, लोग पढ़ नहीं पाते थे, लोगों को पता नहीं होता था, तो लगता था अरे यहाँ पे यहाँ भी आ गया आकाश। और कहीं भी जब हम चलते थे तो सब वो साथ साथ चल रहा होता था हमारे, तो एक अलग तरह की फीलिंग ये आती थी कि ये क्या है। अब आके समझ में आता है जब हमने शास्त्र पढ़े कि सर्वव्यापक है, यानी हर जगह व्याप्त है। चाहे किसी भी देश में ले लें, आप किसी भी गांव में ले लें, कहीं पर भी लेके, तो ये हो गया आकाश। अब ये हमारे 2 पॉइंट पूरे हो गए। कौन कौन से? अनुबंध चतुष्टय और पंच पंच महाभूत। पंच महाभूत। महाभूत। बस इसके बाद पंच महाभूत के साथ ही मैंने आपको पंच प्राण भी बता दिए कि ये पंच प्राण होते हैं। अब एक और टॉपिक जो हमने आज के लिए लिया था, कुछ थोड़ा सा टाइम हमारा शायद मिसमैनेज हो गया है आज बोलने में, ये कंटिन्यूअस थोड़ा सा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपना टॉपिक कवर कर लूंगी। अगला पॉइंट है हमारा पंचकोश। तो क्या ये पंचकोश के बारे में कुछ पता है? कोश माने खजाना होता है, लेट्स क्लियर। जी मैम। पंचकोश कौन से होते हैं? क्या जी हमारी मैम। बॉडी से रिलेटेड है या हमारी बॉडी के बाहर कोई चीज है, जैसे खजाना, तिजोरी में जाते हैं पैसे निकालने जाते हैं? नहीं नहीं मैम, ये हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है। राइट। तो भानु जी। प्रताप जी, आई फील जैसे आपको संस्कृत के बारे में काफी आ रहा है, तो लगता है आप संस्कृत विषय से ही जुड़े हैं क्या? नहीं मैम, मैं एजुकेशन से हूँ, किससे? एजुकेशन सब्जेक्ट से हूँ। एजुकेशन। लेकिन जी, आपको मैंने अच्छा MA अच्छा किया है। ज्ञान है, तो ये पता होना चाहिए, शायद इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के टॉपिक्स को रखा जा रहा है कि जितने जी भी मैम। हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लगभग 40 पार्टिसिपेंट्स हैं, लगभग सबको ये सब चीजें पता चल जाएं कि जैसे पंचकोश है, अनुबंध चतुष्टय है, पंच प्राण है, पंच महाभूत है, ये क्या क्या है, ये सब हमारे मतलब ये से अब पंच महाभूत बताए मैंने आपको, बाहर सुनते सब है, लेकिन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ डिनोट हो रहे हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की। अब हम चलते हैं पंचकोश। तो देखिए मैं अपनी स्लाइड, कहीं मेरी आवाज ना आए तो प्लीज जिसके पास फोन है वो बता सकता है। वैसे अब मैं अपनी आपको स्लाइड दिखाना चाह रही हूँ। अगली बढ़ानी, इसके बाद अगली। पंचकोश, तो ये तैत्तरीय उपनिषद मैंने यहाँ आपका कवर किया है। तो तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार
पंचकोश के बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरी आवाज सबको आ रही है? जी मैम, क्लियर है। ओके। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। देखिए, जब हम ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े जिज्ञासु होते हैं, हमें ज्ञान मिलना है। तो भृगु ऋषि के बेटे थे वरुण, वो उन्होंने कहा कि पिताजी के पास गए, इस ऋषि के संतान थे, बोले मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है पिताजी। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये हाँ बस सीधा ब्रह्म ज्ञान। तो उन्होंने कहा अच्छा ब्रह्म ज्ञान, ऐसा करो बेटा, 8 दिन के लिए तुम बिल्कुल निराहार ही रहो, बिल्कुल कुछ आहार मत करो, अन्न मत खाओ, और अन्न नहीं खाने के बाद आप यहाँ पर 8 दिन बाद आना, फिर समझाऊंगा ब्रह्म क्या होता है। वो साहब 2 दिन, 3 दिन और चौथे दिन बिना खाए पिए, बिना जब अन्न नहीं गया तो एकदम अजीब सी हालत हो गई। जब 7वें दिन अपने पापा जी के पास पहुंचे, पिताजी के पास पहुंचे, तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ भैया चलो आओ ब्रह्म ज्ञान। अरे पिताजी पहले ब्रह्म ज्ञान तो नहीं, पहले तो मुझे कुछ अन्न दीजिए। बिना अन्न के ये शरीर कैसा है? बिना अन्न के ये शरीर काम का नहीं है। देखिए, आप कुछ भी खा लीजिए, जब आप अन्न खाते हैं तभी हमारा शरीर चलता है। तो सबसे पहली डिमांड इस शरीर की क्या है? कि अन्नमय कोश। ये जो हमारा शरीर है ये किससे बना है? अन्न से बना है। इसके बाद प्राण, देखिए दिखने में अन्न है, जैसे जैसे 5वें पॉइंट पे आएंगे उससे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाएगा। तो 5वां जो पॉइंट है हमारा आनंदमय कोश, सबसे सूक्ष्मतम होता है। तो अन्नमय कोश दिख रहा है, इसके बाद प्राण आप सभी को दिखता है कि आप सांस लेते हैं, मन आपको दिखता नहीं है, विज्ञान ज्ञान आपको दिखता नहीं है। ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि आप कितने भी ज्ञानी हो जाएं, ज्ञान में ना कोई वजन है और ना ही से कोई चुरा सकता है, ना इसे कोई बांट सकता है, वो विज्ञान है यानी ज्ञान है। फिर उसके बाद 5वां कोश होता है अन्नमय कोश। देखिए ये मैंने स्लाइड्स बनाई है, प्लीज सब लोग स्लाइड्स को एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट से ले लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी भी आपको बताना हो तो आप इसको बताएं। अन्नमय कोश, अन्न से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती। अन्नम ब्रह्मेति व्यजाना, तो जब उन्होंने कहा ना कि हाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई पिताजी, सबसे पहले तो अन्न ही ब्रह्म है। लेकिन अन्न ब्रह्म है, कौन सा अन्न ब्रह्म है? अब 1 किलो गेहूं यहाँ रखा हुआ है और हम उसे खा नहीं रहे, ब्रह्म तो है, लेकिन वो ब्रह्म कब है? जब हम उस अन्न को पका करके खा रहे हैं। यानी इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है जब उस अन्न का ग्रहण कर रहा है तब वो अन्न क्या है? ब्रह्म है। ठीक है, अन्न से सब जीव उत्पन्न होते हैं, अन्न से उत्पन्न होकर ही जीव अन्न से ही जीवित रहते हैं, उत्पन्न भी अन्न से होते हैं, अन्न से ही पूरी जिंदगी जीवित रहते हैं। अन्न की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें ये पॉइंट जो है अन्नम न निंद्यात, ये सभी को इसको पालन करना चाहिए। अन्नम न परिचित, और परिचक्षित अन्न को कभी भी व्यर्थ में नहीं वेस्ट करना चाहिए और अन्न को अधिक मात्रा में उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा लिया कर लिया। तो यहाँ ये जो पॉइंट्स बताए इन्होंने अन्न की महिमा को बताने के लिए बताए। ठीक है, अब ये है क्या, करता क्या है ये कोश? ये हमारे शरीर का भौतिक आवरण है, यानी हमारे शरीर में जो वेट है, वजन है, जो आवरण है हमारा, ये कैसा है? ये भौतिक आवरण है। इसी के संतुलन के लिए हमें क्या करना होता है? पौष्टिक आहार करना है। अन्नमय कोश क्या काम कर रहा है? कि हमारे शरीर का संतुलन बना रहा है। उचित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम इसके लिए आवश्यक। अगला है प्राणमय कोश। तो ये प्राणमय कोश यानी आप देखते हैं अन्नमय जो कोश है इसके अंदर कौन सा है? आत्मा प्राणमय है। प्राण से ये पूर्ण होती है। हम यदि प्राण ना लें, सांस ना लें तो ये समाप्त हो जाएगा। तो प्राण को ही ब्रह्म जानना चाहिए। अब ये क्या करता है भाई? देखिए कि यह प्राण ऊर्जा का आवरण है। आप जो भी कार्य करते हैं, यदि आप सांस न लें, कितने मिनट जी सकते हैं? अन्न के बिना तो भी 1 हफ्ते तक जिया जा सकता है, लेकिन प्राण के बिना 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट्स। किसी ने आपको ऐसे कर लिया, बस 5 मिनट भी बहुत है। तो यह प्राण क्या है?
ऊर्जा का आवरण है। इस प्राणमय कोश को हमें क्या करना है, संतुलन बनाए रखने के लिए प्राणायाम करना होता है, सूर्य नमस्कार, प्रकृति के साथ समय बिताना हमारे लिए लाभकारी है। अब तीसरा पॉइंट है मनोमय कोश। प्राणमय कोश से भिन्न जो हमारे अंदर है वह आत्मा कैसा है, मनोमय है। अब जहां से वाणी लौट जाती है ना, अप्राप्य मनसा से मन भी नहीं पहुंच पाता है ना, तो मन भी नहीं पहुंच सकता, यानी क्या, वाणी मन, हालांकि मनोमय कोश है तो ये मन की बात बता रहा है कि मनसा से अप्राप्य है, कि मन के साथ भी ये नहीं पहुंच पाता है, इतना अंदर है। तो ब्रह्म का आनंद जानता है, मन को ही ब्रह्म जानना चाहिए। अब देखिए, ये जो मन की बात आ रही है, मैंने बीच में एक बात भी कही थी कि मन हमारा क्या करता है, मन नहीं हो सही तो हम अपने किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाते। आप देखिए कि यदि हमारे हाथ की कोई हड्डी टूट जाए, बॉडी में कुछ लग जाए, वो कितने दिनों में ठीक हो जाता है, मैक्सिमम। लेकिन यदि किसी का मन खराब हो जाए, है ना, तो मन में दुख आ जाए, तो उसे सही होने में, यदि वो डिप्रेशन में आ जाए तो कितना टाइम लगता है, कि दिन 2 दिन में ठीक होता है, उसे महीनों लग जाते हैं सही होने में। तो मनोमय कोश हमारा मन और भावनाओं को नियंत्रण करता है। इसके संतुलन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सकारात्मक सोच हमें रखनी चाहिए और मानसिक विश्राम। इसीलिए शायद जो हम इतना काम करते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, तो कभी कभी कहते हैं भी घर से निकल जाओ, अपना ब्रेन को शांति दो। तो मानसिक विश्राम जरूरी है मनोमय कोश के लिए। अब आया विज्ञान कोश। विज्ञानमय कोश ही यज्ञ का ताना बाना है, कर्मों का विस्तार करता है और विज्ञान को ही ब्रह्म मानना चाहिए। विज्ञान से उत्पन्न होकर ही जीव विज्ञान से जीवित रहते हैं। अब ये कोश क्या काम करता है, देखिए, बुद्धि और विवेक। बुद्धि हमको दिखती नहीं, लेकिन बुद्धि से ही हम सारे काम करते हैं। विवेक हमें बताता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। विज्ञान में कोश के संतुलन के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और नैतिक आचरण करना चाहिए। पांचवा हमारा कोश है आनंदमय कोश। और सबसे अंदर, यानी सबसे आपको आनंद की प्राप्ति होती है, तो आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आपके पास कोई वर्ड्स हैं, शब्द हैं? नहीं होते कोई शब्द। तो आनंद को बताने के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। आत्मिक शांति है, यह है आनंद से उत्पन्न होकर ही जीव आनंद से रहते हैं। इसके संतुलन के लिए, यानी हमारा आनंदमय कोश यदि संतुलित है तो हमारी लाइफ, स्वास्थ्य सब बहुत अच्छा रहता है। संतुलन के लिए हमें क्या करना चाहिए, गहन ध्यान करना चाहिए, निस्वार्थ सेवा। कभी भी आप देखिए, किसी की बिना किसी स्वार्थ की सेवा करके देखिए, आपको आनंद मिलता है। आप ये तो कहते हैं मजा बहुत आया, अरे भाई आज बड़ा अच्छा लगा, अरे भाई आज बड़ा आनंद मिला, लेकिन उस आनंद को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। आनंदमय कोश है वह निस्वार्थ सेवा से मिलता है। इसके साथ जब आप जुड़ते हैं तो ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति होती है, क्योंकि जैसा ईश्वर है उसने वैसा ही मनुष्य को बनाया है। ये तो पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वैसा ही जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस पिंड में हो रहा है। तो हम ईश्वर का ही अंश है, हमारा अंश हमारे बच्चे होते हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। तो हमारी उस ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति के लिए हमारे शरीर में जो आनंदमय कोश है ये काम करता है। आत्म साक्षात्कार के लिए आनंदमय कोश का संतुलन बहुत जरूरी है। अब देखिए, पंच जो हमारे कोश है इनका संतुलन, तो योग, ध्यान, अन्य साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने पंच कोशों को संतुलित करता है। यह संतुलन शारीरिक यानी अन्नमय कोश से होगा, मानसिक मनोमय कोश से हो गया, और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से हमारा आध्यात्मिक स्तर संतुलन बनता है। इसे समग्र कल्याण के साथ आत्म साक्षात्कार की राह भी सुगम बनती है। पंच कोश आपस में गहरे रूप में जुड़े हैं, हमको दिखते नहीं है ना, लेकिन यदि आपका एक भी कोश असंतुलित हो जाता है अंदर से, तो आपके बाकी के कोश प्रभावित होते हैं।
इसीलिए इन कोशों को समझना होता है, इनमें संतुलन बनाना होता है, और जब ये सामंजस्य में होते हैं तो हमारा पूरा जीवन में स्वास्थ्य, संतुलन और पूर्णता स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होती है। संक्षेप में पंचकोश मानव अस्तित्व के विविध आयामों को, आयाम जानते हैं आप लोग, विस्तार, विविध विस्तारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनका संतुलन साधने से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर समग्र कल्याण की प्राप्ति होती है। और इस तरह से मैंने आपको पंचकोश के बारे में बताया। धन्यवाद की स्लाइड मेरी आ चुकी है, तो थोड़ा सा समय हम आपस में डिस्कस के लिए दे सकते हैं, यदि कुछ डिस्कस करना हो तो। कोई भी शोधार्थी कोई प्रश्न इस संबंध में पूछना चाहे तो पूछ सकता है मैडम से। मैंने कोशिश की है भाई, देखिए ये हालांकि संस्कृत के टॉपिक से उनको आज से जोड़ा है, चीजों से जोड़ा है, योग विज्ञान से जोड़ा है, तो आई होप सबको समझ में आए हो। और हालांकि मुश्किल बिल्कुल समझ में आए हैं, एक आध बार में तो नहीं आती है, थोड़ा और टाइम चाहिए होता है। कभी किसी को आवश्यक हो तो मुझसे मिल भी सकते हैं, एएमयू में यहाँ आ सकते हैं, कभी किसी को मिलना हो तो। जी जी बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी मैम प्रस्तुति रही, बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आई हैं। थैंक यू। कोई भी शोधार्थी प्रश्न करना चाहे तो स्वागत है उसका। जी नमस्कार मैम। हेलो। हाँ सपन, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सर मैम मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने टीचिंग में इसे कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को, जिससे कि ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग हो पाए हमारे स्टूडेंट्स। देखिए मैंने बहुत शुरू से ही इन सब बातों को साथ साथ बता के चली हूँ कि अनुबंध चतुष्टय तो आप सब लोग अप्लाई करते हैं, सब अप्लाई करते हैं, बस अपने अपने तरीके से अप्लाई करते हैं। सब अपने बच्चों को समझाते हैं, उन्हें योग्य बनाते हैं, उन्हें अधिकारी बनाते हैं, उन्हें विषय और बुक्स के बारे में बताते हैं, हर चीज आप लोग बताते हैं। और जो पंच महाभूत के बारे में आपको बताया मैंने, ये पंच महाभूत के बारे में जब आप अपने भारतीय ज्ञान, मतलब बेसिक है ये, लोगों को ये सुनने में तो आता है कि भाई पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, तो पता नहीं होता कि ये है क्या। अब जो मैंने कोशिश की है उसको आप जोड़ेंगे तो मूल रूप से हमें हमारे शरीर के बारे में, हमारे अंदर विद्यमान इन कोश के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पंचकोश के बारे में भी बताया, तो पंचकोश में जब हमारे संतुलन होगा, पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए कि अन्नमय कोश क्या है, प्राणमय कोश क्या है, मनोमय कोश क्या है, तभी ना वो अपने आप को संतुलन कर पाएंगे। आज यदि बच्चा मोबाइल को देखने में 5 घंटे बिता रहा है, तो क्या क्या उसके लॉसेस हो रहे हैं। एक तो बॉडीली लॉस हो रहा है, ऊपर से उसका मन खराब हो रहा है। वो उन बातों को उस उम्र पे ही जान जाता है जिस उम्र में उसको जानने की जरूरत नहीं है। अब उसका जब मन ही खराब हो गया तो आप कैसे उसको आगे के लिए सिखाएंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें हैं, जो हमारा भारतीय ज्ञान है ये मूल रूप से संस्कार विशेष है। आप उनके अंदर शुरू से संस्कार डालिए, आपको पता होगा तो आप अपने बच्चों को समझाएंगे, वो अपने बच्चों को समझाएंगे, तभी आपके सभी विद्यार्थियों के काम आएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम। आपने निश्चित रूप से ये बात सही कही कि सबसे पहले तो भारतीय ज्ञान परंपरा के जो प्रत्यय हैं, जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, उनके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। उनका समझ और उनका जीवन में प्रयोग करना आगे की चीजें हैं। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। और जब पता होता है ना सर, तभी हम इन चीजों को सीख, मतलब जब पहले पता होना चाहिए, तब हमें कोई चीज मालूम है, तब हम उसके बारे में और ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। और सपन, एक बात और मैं जोड़ता हूँ मैम की बात में, कि जो मैम ने अनुबंध चतुष्टय बताया था, उसमें पूरा, जैसे आप शिक्षा शास्त्र के शोधार्थी हैं तो उसमें आप जॉन ड्यूवी की पढ़ते हैं कि एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। तो इसमें अनुबंध चतुष्टय में 4 पोल बताए हैं एजुकेशन के, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, जिनकी व्याख्या मैडम ने पहले ही शुरुआत में कर दी थी। तो उनको पूरे तौर पर आप शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं। तो आज के सारगर्भित और अच्छे व्याख्यान के लिए मैडम मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो आपने प्रकाश डाला है गहनता के साथ में, आपने अपनी बात को शुरुआत की ज्ञान परंपरा के स्रोतों से, आपने वेदों के बारे में बताया, पुराणों के बारे में बताया, वेदांग के बारे में बताया, उपनिषद और महाकाव्यों के बारे में बताया, इतिहास के बारे में काफी डिटेल में आपने बातें बताई मैडम। और आपका पूरा व्याख्यान मैडम इन 3 बातों पर तो विशेष रूप से ही आपने उल्लेख किया है, अनुबंध चतुष्टय, पंच महाभूत
और पंचकोशों पर आपने बहुत ही विशद चर्चा की है। मुझे नहीं लगता इन पर किसी भी शोधार्थी को, विद्यार्थी को किसी तरीके की कोई मतलब क्वेरी रही हो, इसीलिए शायद प्रश्न नहीं पूछे हैं इन लोगों ने। और विषय क्योंकि नया है। शिक्षा शास्त्र में, जी, शिक्षा शास्त्र में तो मैडम इनको पढ़ाया भी जाता है, दर्शन शास्त्र के भाग के रूप में ये बहुत अच्छे से पढ़े जाते हैं। तो ये न केवल जीवन के लिए उपयोगी होंगी, बल्कि उनके नेट जेआरएफ की जो परीक्षाओं में जब वो जाएंगे तो वहां पर भी ये सहायता करेंगे। मैम ने अनुबंध चतुष्टय के बारे में काफी विस्तार से बताया, आपने पंच महाभूतों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में बताया, एकादश इंद्रियों के बारे में आपने व्याख्या की, पंच प्राणों के बारे में मैडम ने बताया, प्राण अपान उदान समान व्यान इनके बारे में बताया। इसके साथ ही साथ पंच महाकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश के बारे में विस्तार से मैडम ने जानकारी दी। तो निश्चित रूप से ये भारतीय ज्ञान परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारभूत बिंदु हैं, जिनके बारे में आज हमें मैडम के द्वारा जानकारी मिली। मैं मैडम MMTC AMU अलीगढ़ की तरफ से, धर्म समाज कॉलेज की तरफ से और समस्त प्रतिभागियों की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी अच्छी जानकारी हमें भारतीय ज्ञान परंपरा पर दी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि वो 4:30 पर नेक्स्ट सेशन के लिए समय से जुड़ें, और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। मैडम पुनः आपका एक बार आभार। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते।